जन्म आपका स्वागत है। आज बात आरोपों की आंधी से नजर आ रही जबरदस्त राजनीतिक बेचैनी की, भ्रष्टाचार और संवेदनहीनता की मोटी खाल पर इन दिनों इल्जामों के पैने तीर चल रहे। रॉबर्ट वाड्रा, सलमान खुर्शीद, नितिन गडकरी के बाद अब शरद पवार, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी आरोपों के घेरे में है। ऐसे में कई सवाल सामने खड़े हो जाते हैं। सवाल यह कि आरोपों की सच्चाई का पता कौन लगाएगा, और जिन पर आरोप लगते हैं क्या हम उनको वाकई अपराधी नहीं मानने लगते हैं, और क्या हम कानून की नजर में कसौटी पर उनको खरा उतारने की कोशिश क्यों नहीं करते, और क्यों हमारी अदालतों में इतना वक्त लगता है कि फैसला आते आते वक्त गुजर जाता है। बहुत सारे सवाल हैं। इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मनीष सिसोदिया, बीजेपी की तरफ से हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह, नवाब मलिक साहब हैं एनसीपी की तरफ से, और हम आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ने वाले थे वाईपी सिंह जो पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, वकील हैं। आज देर शाम उन्होंने शरद पवार पर आरोप भी लगाया। 8 बजे से हमारे साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन हम अभी भी उनका इंतजार कर रहे हैं। नवाब मलिक साहब, आपने थोड़ी देर पहले मीडिया ट्रायल की बात की थी और आपने यह भी कहा था कि अनर्गल आरोप लगते हैं। मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि आरोप उन चंद लोगों पर ही लगते हैं जिनके बारे में आरोप लगने के पहले ही अटकलों का बाजार गर्म रहता है कि फला आदमी करप्ट है, फला आदमी के बारे में जानकारी रहती। ऐसा नहीं हर आदमी कोई आरोप लगा देता है। नहीं, देखिए, जो आप कह रहे हैं कि फला आदमी करप्ट है, ये एक परसेप्शन बनाया जाता है। मनीष सिसोदिया जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जरा सुन लीजिए ना। मनीष सिसोदिया जी यहाँ बैठे हुए, सबसे ईमानदार आदमी, इस तरह से उनका परसेप्शन बना हुआ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि गाजियाबाद महानगर पालिका की सारी टैक्स वसूली का ठेका हमको दे दो, हम पैसा वसूलेंगे, हम सारा खर्च करेंगे। इस तरह अडवाणी जी से जाके इन्होंने सिफारिश कराई थी कि नहीं? महापौर ने वहां के उनका विरोध किया था कि नहीं? सारा ये ठेका लेना चाहते थे कि नहीं? ये जवाब देना। आज मीडिया के सामने ईमानदार आदमी है, सारा ठेका ये चाहते थे कि नहीं? अभी बताइए। सिसोदिया जी यहाँ बैठे हैं, केजरीवाल जी, और इन्होंने मांग की थी। जी मनीष, जरूरी है वरना कंफ्यूजन चलेगा। हाँ, देखिए, हम अभी भी कह रहे हैं कि देश की जनता के पास मोहल्ला सभा, ग्राम सभाओं के पास में पावर होनी चाहिए। इन नेताओं से और इन आईएएस अधिकारियों से पावर कम करो। और वही बात हमने कौशाम्बी में प्रयोग के लिए कही थी, जिसका ये रेफरेंस कह रहे हैं कि कौशाम्बी की जनता टैक्स इकट्ठा करके नगर निगम को दे और कौशाम्बी की जनता अपने हिसाब से चलाए। क्यों? क्योंकि सूचना के अधिकार में निकला था कि राइट टू इन्फॉर्म कौशाम्बी में दिल्ली नगर निगम और डीडीए ने 45 लाख की सड़क बनाई थी और हम उससे रोज निकलते हैं, वहां सड़क बनी नहीं थी। 45 लाख रुपए खा गए थे। इसलिए कहा गया था कि इस इलाके की जनता को दो जो टूटी सड़क पे नहीं चलना चाहती है, वो टैक्स देती है, और वो टैक्स अगर हम इकट्ठा करेंगे, वहां के लोग इकट्ठा करेंगे, हम नहीं। मैं तो कौशाम्बी में रहता भी नहीं हूं, तो ऐसा नहीं है। नहीं, तुम्हारे एनजीओ को दे दो। आप सिसोदिया जी, आपकी एनजीओ को दिया जाए, इस तरह से आपने मांग की थी। अडवाणी जी ने रिकमेंड किया था कि इनको दे दो, सारी वसूली इनकी एनजीओ करेगी। ढूंढ के ला दो। मैं कागज को आपने अर्जी दी थी केजरीवाल जी का, आपका कागज इसी चैनल पे 4 दिन में आप बहस रख लीजिए, सारे कागजात में दे दूंगा। आप ईमानदारी का ठेका उठाए हुए हैं और आप लोग सारा ठेका वसूली का और खर्च करने का लेना चाहते थे। आपकी चिट्ठियां, आपका करप्शन पकड़ा जा रहा है, तो आप इस तरह से झूठ बोलेंगे? मैंने बिल्कुल, देखिए, इस विषय पे सारा गाजियाबाद के महानगर पालिका में सारे रिकॉर्ड हैं, आपकी चिट्ठियां हैं, अडवाणी जी का रिकमेंडेशन है, केजरीवाल जी, और आप लोग पैसा वसूलने और खर्च करने का ठेका लेना चाहते थे। बट नवाब मलिक साहब, चलिए आप चिट्ठी लेकर आइए। नवाब मलिक साहब, मैं आपसे कहता हूं, 1 मिनट, मैं इनको चुनौती देता हूं कि ले आइए, और अगर नहीं मिले तो राजनीति छोड़ देंगे, अगर ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। कि आप लोग पार्टी नहीं बनाएंगे। अगर ये चिट्ठी मैंने आपको दे दी तो आप लोग देश की जनता के सामने आके कान पकड़ के कहेंगे कि अब हम इस तरह के आरोप किसी पे नहीं लगाएंगे। आप ऐसी चिट्ठी लेके आइए, हम राजनीति छोड़ देंगे। आशुतोष जी, मैं आपके चैनल में 4 दिन के भीतर सारे कागजात आपके पास दूंगा, और ये देश की जनता के सामने इसके बाद किसी मीडिया पे सिसोदिया जी, केजरीवाल एंड कंपनी आएगी नहीं। ये इनसे आज वादा दीजिए आप। लेकिन दावा करिए कि आप राजनीति छोड़ देंगे। आप राजनीति छोड़ देंगे अगर आप? अरे मैं भी छोड़ दूंगा, लेकिन आप कोई मीडिया के सामने बात नहीं करेंगे। आज कसम खाइए ना, मैं चिट्ठी देता हूं 4 दिन के भीतर। चलिए नवाब, राजनीति करना छोड़ देंगे, राजनीति का इरादा छोड़ देंगे। चलिए नवाब, आप मीडिया ट्रायल बंद करेंगे, ये तो एक वादा करिए, मैं कागजात देता हूं। नवाब मलिक साहब, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोगों पर आरोप लगा है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है किसी भी एजेंसी से उसकी जांच करा लीजिए। नहीं, हम जांच एक मिनट सर करते हैं। नवाब मलिक साहब, एक बार करेंगे, ये वादा करें। नहीं नवाब मलिक साहब, एक बार आप बात को सारे कागजात दूंगा, आप देखिए, आप फैसला कीजिए। नवाब मलिक साहब, एक बात तो सुन लीजिए ना मेरी। कल भी मैंने आपसे यही सवाल किया था, जब जब इनके ऊपर आरोप लगा, इन्होंने कहा किसी भी एजेंसी से हमारी जांच करा लीजिए।
मेरा ये कहना है कि अगर अजीत पवार अगर अजीत पवार और शरद पवार पे आरोप लगा है तो आप भी कहिए ना चौड़े से कि जांच करा लीजिए। मैं तो बोल रहा हूं कि वाईपी सिंह जी एक वकील हैं, 4 साल से वही मुकदमा वो लड़ रहे हैं सर, और वो कोर्ट नवाब मलिक साहब ऐसे बात रख रहे हैं। चलिए, उसके बाद मीडिया ट्रायल क्यों? चलिए, कहीं ना कहीं देश में आप कहिए ना कि मैं जांच कराना चाहता हूं। आपके नेता क्यों नहीं कहते कि जांच करा लीजिए? नहीं, हाईकोर्ट के जज से बड़ी जांच कौन कर सकता है? नहीं, हाईकोर्ट का जज ये लोगों को फांसी भी दे सकता है, सजा भी सुना सकता है, बरी भी तैयार हैं किसी भी एजेंसी जांच कराने के लिए करना चाहते हैं? नहीं, आप तैयार हैं किसी भी एजेंसी जांच सवाल कराने के रखा है लिए? कि सिसोदिया जी यहाँ पे वादा कर दें कि इसके बाद वो कागजात आ गए तो मीडिया के सामने बात नहीं करेंगे। वो वायदा कर दिया उन्होंने, हमारे ख्याल से मनीष ने वायदा कर दिया है। छोड़िए, हम राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन आप ये दावा करिए। चलिए, वाईपी सिंह और निखिल वागले हमारे साथ जुड़ गए और मैं देख रहा हूं सिद्धार्थ नाथ सिंह कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले जी सिद्धार्थ, एक थोड़ा सा ऐड कर दूं। आशुतोष जी, कहीं आपके माध्यम से जो आपने कहा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उनके ऊपर कोई आरोप लगता है, वो कहते हैं हमारी जांच कर लो, और वो मापदंड सफाई आप दे रहे हैं, तो ये भी मत भूलिए कल गडकरी जी ने भी यही कहा था। तो उस पर आपको विश्वास नहीं होता आप लोगों को? नहीं, अरे मुझे तो विश्वास है, मैं विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं। ये देखिए आशुतोष जी, आप अपनी डिबेट को तू मैं की डिबेट बना देंगे तो उसकी हल्की हो जाएगी। बिल्कुल यही बात मैं कहना चाह रहा था। एक ही चीज क्या है, बिल्कुल यही बात मैं कहना चाहता हूं। यहाँ पे अपने पॉलिटिकल, क्योंकि अब दूसरे लोग जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी के 2 नेता लोग हैं, सिसोदिया जी भी हैं और ये एनसीपी से भी हैं। एक ही चीज रखना चाहता हूं, काट की हांडी एक ही दफे चढ़ती है सिद्धार्थ जी, और इस बात को याद रखें। बार बार चढ़ाएंगे तो असर क्या होएगा वो याद रखें। सिद्धार्थ जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं। अब हमारे साथ वाईपी सिंह और निखिल वागले दोनों जुड़ गए। वाईपी सिंह साहब, आपने जो आज आरोप लगाए वो मामला अदालत में पिछले 3-3.5 साल से चल रहा है। आपको क्या अदालत पर यकीन नहीं है? सर गलत है। एक मिनट सर, मेरी बात गलत है। सर, मेरी बात सुन लीजिए ना, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। क्या आपको अदालत पर यकीन नहीं था जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसका उजागर किया? देखिए, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है जी। सुप्रिया सुले के शरद पवार, अजीत पवार से भ्रष्टाचार से संबंधित जो मामला है कहीं भी अदालत में नहीं है। अदालत में जो मामला है वो पर्यावरण का जो कानून है, जो बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के इन्होंने जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया था, उसके विषय में हम लोग ने एक लीगल नोटिस दी थी मेधा पाटकर जी के साथ मिलके, और वहां पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने लवासा का काम बंद कराया था। वो एक एनवायरमेंट एंगल है, ये एक भ्रष्टाचार का एंगल है, और भ्रष्टाचार के जो सबूत अब प्रस्तुत किए हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा था, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं पहले का मेरा कोई आरोप नहीं है, मैं सिर्फ आपके सामने तथ्य और कागज प्रस्तुत कर रहा हूं। अब आपका काम है निष्कर्ष निकालना कि इसमें केस बनता है कि नहीं, और ये बिल्कुल अलग चीज है एंटी करप्शन ब्यूरो की है, जिसमें एक एफआईआर होगी, एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन में जब तथ्य सब सामने आएंगे, केस बनेगा तो मुकदमा होगा, मुकदमा के बाद उसमें जो है जज फैसला देंगे। ये एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को जो है अब हम एफआईआर के जरिए प्रारंभ करेंगे। बिल्कुल। निखिल वागले से जो बात वाईपी सिंह कह रहे हैं, आपने वाईपी सिंह की बात भी सुनी और आपने नवाब मलिक साहब की भी बात सुनी है। थोड़ी देर पहले मनीष भी बहुत बोल रहे थे और सिद्धार्थ की भी बात सुन रहे थे। क्या आपको लग रहा है कि ये एक परंपरा चल गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, किसी भी नेता की पगड़ी उछाल दीजिए और जनता के बीच में इंप्रेशन चला जाए कि यह आदमी भ्रष्टाचार? क्या यह सही राजनीतिक परंपरा है, या आपको लगता है कि देश के अंदर भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है? क्योंकि अदालतों में फैसले होते नहीं, जो जांच एजेंसियां बनाई जाती हैं उनकी निष्पक्षता संदेह के घेरे में होती है, इसलिए जनता की अदालत में आना चाहिए। देखिए, ये जो जनता की अदालत नाम की चीज है, मैं कोई समझता नहीं हूं। रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और रोज कोई ना कोई, अरविंद केजरीवाल हो, वाईपी सिंह हो या किरीट सोमैया हो, भ्रष्टाचार के आरोप कर रहे हैं। एक बात सही है, इतना सारा भ्रष्टाचार हो रहा है कि आप साल में हर एक दिन ऐसे आरोप लगा सकते हैं। लेकिन मैं बहुत चिंतित हूं, अगर आप जनता की अदालत में जा रहे हैं तो क्या इस देश की अदालतों पर आपका भरोसा नहीं है? मुझे लगता है अदालतों में जाना चाहिए, लेकिन इसकी चर्चा भी होनी चाहिए। एक और जनता की अदालत है, जनता की अदालत में इसकी चर्चा भी होनी चाहिए, और दूसरी ओर अदालत में भी जाना चाहिए, पीआईएल्स करने चाहिए। लेकिन जो राजनेता, हमारे राजनेता शरद पवार कह रहे हैं, या कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, या बीजेपी के लोग कह रहे हैं
कि सिर्फ अदालत में जाना चाहिए, ये मुझे मंजूर नहीं है, क्योंकि अदालत में एक एक मामला जो है उसके ऊपर निर्णय आने के लिए 10 साल 15 साल कितने साल लगेंगे ये हमें मालूम नहीं है। तो क्या मेरा सवाल ये है कि राजनेता अभी अदालत के पीछे छिपना चाहते हैं क्या? देखिए, इन लोगों ने भ्रष्टाचार इतना किया है पिछले 20 साल में महाराष्ट्र की बात मैं आपको कहता हूं कि ये जो सारे नेता है, मैं एक एक नाम इसमें ले सकता हूं, भुजबल का नाम ले सकता हूं, तटकरे का नाम ले सकता हूं, नारायण राणे का नाम ले सकता हूं, हमने शरद पवार का नाम सुना है, ऐसे अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स जो है उनका नाम सुना है, गडकरी का नाम आया है, रामदास कदम शिवसेना के उनका भी नाम आया है, बहुत सारे नाम मैं गिन सकता हूं। ये इनकी एक मोडस ऑपरेंडी बन गई है। हर जिले में ये जमीन की बात करते हैं, जमीन घोटाला करते हैं, जमीन हथियाती है, ये जमीन बेच के बिल्डर के साथ मिलके या किसी भी इंडस्ट्रियल निखिल भाई मेरा मिलके ये निखिल भाई पैसा इकट्ठा करती है और इसके ऊपर अपनी राजनीति चलाती है। निखिल भाई मैं सिद्धार्थ के पास जाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक छोटा सवाल यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और हम मीडिया वाले 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे उसको नॉन स्टॉप दिखाते हैं और कहीं ना कहीं जनता की नजर में एक परसेप्शन बना देते हैं कि यह आदमी भ्रष्टाचारी है, यह आदमी गलत है, यह आदमी अपराधी है, ये हम करते हैं। और यह परसेप्शन अगर कुछ समय के बाद अदालत अगर उनको बेदाग बरी कर देता है तो भी यह परसेप्शन साफ नहीं होता है। तो क्या हम मीडिया वाले भी उसके लिए जिम्मेदार हैं कि हमारे देश में एक संविधान है, एक लोकतंत्र है, उसने व्यवस्था बनाई है, अगर उसमें देरी हो रही है उसमें रिफॉर्म की कोशिश करनी चाहिए। जी निखिल भाई। नहीं, मुझे लगता है रिफॉर्म्स तो होने ही चाहिए। देखिए, अगर करप्शन का मामला है तो आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जरूरी है। ये मामले जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जाएंगे, आप 6 महीने में 8 महीने में इसका जो निर्णय है वो दे दीजिए। भुजबल के पास इतना पैसा कैसे आया? ये डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस है। तटकरे के पास इतना पैसा कैसे आया? शरद पवार पर सारे इल्जाम लगे थे, एक भी इल्जाम जो है वो प्रूव नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि शरद पवार ने महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स के क्रिमिनलाइजेशन को बढ़ावा नहीं दिया, ऐसा हम नहीं कह सकते। शरद पवार ने महाराष्ट्र में राजनीति का अपराधीकरण जो है वो शुरू किया। उन्होंने पप्पू कलानी को टिकट दिया, उन्होंने हितेंद्र ठाकुर को टिकट दिया जब वो कांग्रेस में थे, लेकिन ये अदालत में जाकर आज तक प्रूव नहीं हुआ। निखिल भाई, आपको लगता है कि हमारे यहाँ जो अदालतें हैं तो पब्लिक परसेप्शन तो पहले से बना है। मतलब निखिल भाई, आपको कहना है कि हमारे यहाँ जो अदालतें हैं उसमें लंबा वक्त लगता है जिसकी वजह से फैसले नहीं हो पाते। निखिल भाई, मैं आपको रोक रहा हूं। सिद्धार्थ मैं बुनियादी सवाल उठा रहा हूं। सवाल फिर आज देखिए, आज भी आपके चैनल पे आप ही के सामने डिबेट में बिना तथ्यों के किसी को कुछ लेना देना नहीं, स्वीपिंग स्टेटमेंट जिसके बारे में भी कहना चाहे कहते चल रहे हैं जी। मगर ये बंद होना जरूरी है। आपके पास सबूत है तो आप आओ सामने। हमने भी कुछ करे हैं। हमारे पास किरीट सोमैया जी का नाम लिया, हमारे पास आया, हमने जाके सीवीसी को दिया, फिर उसके बाद कहीं प्रेस करी, हमने पीआईएल लगाया। आज उसके कारण इरिगेशन स्कैम में आज आप इतनी चीजें आ रही हैं। हम लोगों ने एनएचआरएम का बात करी थी यूपी में जाके, किरीट सोमैया ने, हमने वहां पे लोकायुक्त को जाके कागज दिए। तो एक संस्था संविधान के तहत बनी हुई है, आप उसके पास जाते हैं, मगर यहां पर टेलीविजन चैनल के ऊपर बैठ के एक झाड़ू लगा देना चाहते हैं लोग और कहें कि आप हम विश्वास करें, और फिर दूसरे तरफ से जो चैनल वाले वो कहें देखिए परसेप्शन बनता जा रहा है। बिल्कुल, ये कहां तक ही चलेगा? मनीष, सवाल इसी बात को लेकर ये है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 3-3 घंटे चलते हैं, टेलीविजन चैनल्स पर स्वीपिंग रिमार्क्स आते हैं, हम एक आदमी को पहले से ही एक तरीके से उसमें जजमेंट प्रोनाउंस कर देते हैं। क्या ये सही है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सिस्टम ऐसा हम कर दे ताकि दिक्कत ना पैदा हो? मनीष, बिल्कुल। इसकी जिम्मेदारी आशुतोष, इसकी जिम्मेदारी शुद्ध रूप से हमारे देश के राजनेताओं को लेनी पड़ेगी। उन्होंने आज आम आदमी को ऐसा कोई विकल्प ही नहीं दिया, वो क्या करे जाके। आज मैं कोई भ्रष्टाचार का मामला देखता हूं और मुझे लगता है बहुत गहन भ्रष्टाचार है, क्या करूं मैं जाके? अदालत में जाऊं? सलमान खुर्शीद के खिलाफ अगर मैं अदालत में जाता हूं तो 2 साल तक वो कानून मंत्री तो तय है बने रहेंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए, जबकि उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप थे। या बाकी मामलों में भी अदालतों के रास्ते लंबे हैं। उसके अलावा कहां मैं जाऊं? राजनीतिक परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन 5 साल बाद होना होता है, फिर मैं क्या करूं? तो मुझे पास एक ही विकल्प बचता है कि मीडिया में जाओ और मीडिया के सामने देश में रखो। यही इसके वो खतरे हैं जो आपने रखा कि अगर किसी नेता के ऊपर आरोप लगा और बाद में वो पाक साफ सिद्ध हुआ तो उसका परसेप्शन इतनी आसानी से नहीं बदलेगा, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इसकी जिम्मेदारी नेताओं की थी कि उनको ऐसे स्पेस क्रिएट करने चाहिए थे, लोकपाल जैसे। आज लोकपाल होता तो क्यों हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती? हम जाके लोकपाल में शिकायत करते। जी मनीष भाई,
मनीष भाई, आपने जो बात की, जो सवाल मनीष ने कहा है उसमें दम है, लेकिन एक सवाल यह भी है कि हमने हवाला का कांड देखा 1995 1996 के अंदर, बड़े बड़े लोग नेताओं पर, करीब 19-20 बड़े नेताओं पर आरोप लगे, उनमें सारे के सारे बेदाग बरी हो गए। उनमें से एक लालकृष्ण आडवाणी भी थे। नवाब मलिक साहब, जो बातें यहां उठ रही हैं कि भाई 40 साल, 30 साल, 35 साल, 15 साल अदालतों में मामला चलता है और अंत में कुछ निपटारा नहीं होता है, कमीशन बनते हैं जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह भी तो एक सिस्टम है, तो लोग कहां जाएं? नवाब मलिक, देखिए, पहले वागले साहब ने जो नेताओं पे आरोप लगाए, मैं एक बात साफ करना चाहता हूं कि भुजबल साहब पे तेलगी प्रकरण को लेके उनकी प्रतिमा को मलिन किया गया। सीबीआई जांच हुई, चार्जशीट हुआ, उनमें कोई भी मामला निकला नहीं, लेकिन उनको राजीनामा देके घर बैठना पड़ा और उनकी प्रतिमा मलिन की गई। फिर उसी तरह के हमले हो रहे हैं। हमारा कहना है कि आप सिस्टम बना दें, मीडिया ट्रायल करके लोगों को एक आसान हो गया है कि किसी की भी प्रतिमा मलिन कर दी जाए। वागले साहब ने कहा कि पवार साहब ने क्रिमिनलाइजेशन किया है। इसी तरह के आरोप 1992 में लगाए गए कि दाऊद इब्राहिम से पवार साहब के संबंध है, ट्रक भर के हम लोग सारे सबूत लाके दे देंगे। अरे ये सरकार तो लोगों के ये नहीं बदल सकता। नहीं, इतिहास आरोप लगाने का इतिहास है वाकले जी। आप खैरनार जी को लेकर इतिहास आरोप लगाने का नहीं है पप्पू, आपको इतिहास मालूम नहीं। नवाब मलिक तब आप कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, शंकरराव चौहान चीफ मिनिस्टर थे और शरद पवार ने पप्पू कलानी और हितेंद्र ठाकुर को टिकट दिया है क्योंकि उनके पास इलेक्टोरल मेरिट था। ये अपराधीकरण का मामला महाराष्ट्र में शरद पवार ने शुरू किया है। ये इतिहास है, ये तथ्य है, लेकिन कोई मैं मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूं। कोई सजा हो पाई किसी को, तो ये तरीका गलत है वागले जी। आप ठीक है भावनाओं में बह के किसी के बारे में अपना एक ओपिनियन बिल्डअप कर सकते हैं, भावनाओं में बात नहीं कर रहा हूं। देखो, आम आदमी को गुस्सा आ रहा है, हमारी एक सिस्टम न्याय देने में फेल हो रही है। चलिए, आम आदमी को गुस्सा आ रहा है, बिल्कुल आपके पास कहां से आते हैं? भुजबल साहब के पास इतनी संपत्ति कहां से आती है? या फिर तटकरे के पास इतनी जमीनें कहां से आती है? आपकी ये जो इंपोर्टेड कार से, बड़ी बड़ी कार से कहां से आती है? प्रामाणिकता से जो आदमी काम करता है, रोज नौकरी पर जाता है, उसके मन में ये सवाल उठते, वो गुस्से में। आप सौभाग्य समझिए, भारत का जो नागरिक है वो शांति से व्यवहार करता है, नहीं तो आज तक इतने आरोप आप पर लगे, राजनेताओं पर लगे कि ये जो परिस्थिति है वो हाथ के बाहर जा सकती है। हमारे देश में आरोप लगाना अहिंसा का माहौल है, शांति का माहौल है। निखिल भाई, नवाब मलिक, बताइए ना, ये सारी संपत्ति आपके पास कहां से आती है? भुजबल के पास इतना पैसा कहां से आ गया? तटकरे के पास इतनी जमीन कहां से आ गई? आपके पार्टी में इतने सारे क्रिमिनल्स कहां से आ गए? सिर्फ आपके पार्टी में नहीं, मैं गडकरी के बारे में यही सवाल पूछना चाहता हूं कि गडकरी के कंपनी में वागले साहब जिस चैनल में आप काम कर रहे हैं उनके मालिकों के पास पैसा कहां से आ गया, ये भी यहाँ पे सवाल खड़ा हो जाएगा। नवाब मलिक साहब, निखिल वागले साहब, मैं दोनों आदमियों को रोकना चाहूंगा, दोनों आदमियों के साथ रोकना चाहूंगा। मैं वाईपी सिंह साहब से एक आखिरी सवाल करना चाहता हूं। वाईपी सिंह साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत अच्छा किया, आपने खुलासा करने की कोशिश की, बहुत अच्छा किया, लेकिन आगे का रास्ता क्या है? ये अगर सोल्यूशन कहीं से निकल पाए, चूंकि आप आईपीएस ऑफिसर भी रहे हैं और आप वकील भी रहे, ये सवाल मैं सिद्धार्थ से भी पूछूंगा क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं। अगर आप संक्षेप में 30 सेकंड में बता सकें कि वो कौन सी दो चीजें होनी चाहिए जिससे मीडिया ट्रायल का आरोप भी ना लगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को बदनाम भी ना होना पड़े। हमने दूध का दूध पानी का पानी करके सबूत दिया। सबूत यदि है प्राइमा फेसी तो उस पर एफआईआर होनी चाहिए। अगला लीगल कदम एफआईआर का है, एंटी करप्शन ब्यूरो में जाएंगे, जिनके पास जुरिसडिक्शन है उनको एफआईआर करने को बोलेंगे। उम्मीद कम है, नहीं करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, जैसे हमने आदर्श में किया, हिरानंदानी में किया, उसमें सफल हुए कोर्ट में जाके। यहां नहीं होगा, कोर्ट में जाएंगे। लेकिन ये मैं कहता हूं निश्चित रूप से ये एक एफआईआर का मामला है, मतलब आप पे एक गहरी तफ्तीश होके आगे जो है चार्जशीट होनी चाहिए। बिल्कुल सिद्धार्थ, फंडामेंटल दो कदम क्या उठाए जाने चाहिए ताकि अदालतों में 25 साल तक मामला न चले और अगर आरोप लगे तो जल्द से जल्द उसका निपटारा हो जाए? सर 30 सेकंड में अगर देंगे तो मेहरबानी होगी। देखिए, वो तो जुडिशियल रिफॉर्म आना आवश्यक है जी, मगर साथ ही साथ जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो भी एकदम सरकार के कंट्रोल से बाहर रहें और उसके पास इतने पावर हो कि वो इन्वेस्टिगेशन कर ले और इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसके साथ उनके पास प्रोसिक्यूशन का भी हो और सीधा कोर्ट में जाए जुडिशियल रिफॉर्म के तहत। और जो अकाउंटेबिलिटी इस देश में, चाहे वो पॉलिटिशियन की खाली नहीं है, उसके अंदर मीडिया जगत के भी बहुत लोग हैं, कुछ वकालत भी करते हैं, उनके ऊपर भी है। इस समय हर जगह है जो एक ऊपर पहुंच जाता है, वो सोचता है कि मैं
मॉरल हो गया, मेरे को कुछ कोई कर नहीं सकता और मैं एकदम से जाके मैं इमॉर्टल हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो वो एक जो फीलिंग है उस पर भी होना चाहिए। इसलिए अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं सेट होगी हम कहीं भी आगे नहीं पहुंच पाएंगे। आखिरी में मैं आशुतोष आखिरी में कहूंगा, अपने सब भाइयों से कहना चाहता हूं, बिना सबूत के चीप पब्लिसिटी के लिए आप आरोप मत लगाइए, आप देश की लोकतंत्र को बहुत हार्म कर रहे हैं। चलिए मनीष 10 सेकंड में प्लीज, मैं जानता हूं कि आप कहेंगे जन लोकपाल बिल बनना चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात है कि ये करेगा कौन? ये चाहिए तो बहुत कुछ है, सबको पता है, लेकिन करेगा कौन? कांग्रेस करेगी या बीजेपी करेगी? दोनों से कहीं उम्मीद नहीं दिखती। चलिए निखिल भाई, आपकी नजर में वो कौन से कदम होने चाहिए ताकि ये सारी समस्याएं दूर? निखिल भाई देखिए, मुझे लगता है कि हमारी जो पूरी सिस्टम है इसके ऊपर एक मेजर सर्जरी की जरूरत है। रिफॉर्म्स होने चाहिए। जो बात हम कहते हैं, इतने सालों से चर्चा करते आए, इतने डिबेट्स में सारे मुद्दे आ गए, लोकपाल की जरूरत है या लोकपाल जैसे इंस्टीट्यूशन की जरूरत है जो लोगों को यह बता देगा कि अगर भ्रष्टाचार होगा तो भ्रष्टाचारी जो है उसको सजा कम से कम समय में मिलेगी। लोगों को लगता है भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचारियों को कोई सजा नहीं मिलती, सिर्फ इस देश में बहस होती है। मुझे लगता है इस पूरे सिस्टम को एक सर्जरी करके एक्टिवेट करना चाहिए। हमारे यहाँ कानूनी रिफॉर्म्स होने चाहिए और हमारी जो राजनीतिक पार्टी है उनको भी सुधरना चाहिए। बिल्कुल। मुझे पता है कि बहुत गर्म है, लेकिन मैं सबसे दरखास्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में, आज की बहस में जो कुछ भी हुआ, एक दूसरे को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र जिंदा तब है जब लोग अपनी आवाज खुलकर सामने रख सकें। खुलकर तभी रखे जाएंगे जब दिमाग खुले होंगे। मैं पूरी माफी के साथ इस बातचीत को खत्म करूंगा, लेकिन अपने दर्शकों से हमने एक सवाल पूछा था। सवाल यह पूछा था कि आरोपों की सियासत देश के भविष्य के लिए सही है? हमारे 51% दर्शकों का मानना है कि हां, जबकि 49% दर्शकों ने कहा नहीं। यानी राय करीब करीब बटी हुई है। हालांकि उन दर्शकों की संख्या ज्यादा है जो आरोप प्रत्यारोप की सियासत को सही मानते हैं। आप भी दे सकते हैं अपनी राय। लॉग इन करिए ibankhor.com पर। आज बस इतना ही। वक्त है ब्रेक का।